अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारी इस वीडियो का मौजू ज़रा रवायती मौज़ूआत या वो इश्यूज़ जिन पर हम रोज़ाना रूटीन के मुताबिक बहस करते हैं या बात करते हैं, उनसे ज़रा हट के है, थोड़ा मुख्तलिफ है। आज का मौजू इस्तांबुल एयरपोर्ट पर बैठे हरामखोर तुर्किश एयरपोर्ट स्टाफ और एक इंडियन हिंदू जयप्रकाश के बारे में है। नाजरीन, मेरी एक रिलेटिव को लास्ट मंथ 19 सितंबर को पाकिस्तान से वापस मैनचेस्टर आना था। उनकी फ़्लाइट 19 सितंबर को सुबह 3 बजे थी। ये इनडायरेक्ट फ़्लाइट थी और इसने वाया इस्तांबुल आना था। हम आज़ाद कश्मीर के जिस एरिया में रहते हैं वहाँ से इस्लामाबाद एयरपोर्ट का सफ़र तकरीबन 5 घंटे का है। फ़र्ज़ करें आपकी फ़्लाइट अगर 3 बजे हो तो आपको 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना होता है। इस स्पेसिफिक केस में मेरी रिलेटिव को रात 12 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचना था और चूंकि हमारे एरिया से इस्लामाबाद का सफ़र 5 घंटे का है, इसलिए उन्हें 18 सितंबर को शाम 7 बजे घर से निकलना पड़ा ताकि 12 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच जाएं। ये टाइम्स की डिटेल्स आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ आ सके कि मेरी इस रिलेटिव को कितनी ख्वारी उठानी पड़ी। यहाँ तक सब कुछ ठीक था। वो टाइम से घर से निकली, टाइम से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच गई। फ्लाइट भी टाइम पर थी। उन्होंने चेक इन किया, बोर्डिंग पास लिया और बोर्डिंग गेट पर वेट किया और ठीक टाइम पर फ्लाइट टेक ऑफ कर गई। 4 घंटे की मुसाफत के बाद जब वो फ्लाइट इस्तांबुल एयरपोर्ट पर उतरी तो उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट तकरीबन 3.25 घंटे के बाद थी। उन्होंने एयरपोर्ट पर लगी स्क्रीन से अपनी नेक्स्ट फ्लाइट का स्केड्यूल चेक किया, फ्लाइट किस गेट से जाएगी वो चेक किया और गेट पर जाके वेट करने लग गए। 10:45 तुर्किश टाइम के मुताबिक उनकी फ्लाइट थी। आप साथ साथ टाइम पर भी नज़र रखिएगा कि कितने बजे वो घर से निकली थी। अगर मैं टाइम को कैलकुलेट करूं तो अभी तक घर से निकले हुए उनको तकरीबन 16 घंटे हो चुके थे। यानी 5 घंटे घर से इस्लामाबाद का सफ़र, 3 घंटे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट टेक ऑफ करने तक, फिर इस्लामाबाद से इस्तांबुल एयरपोर्ट तक 4 घंटे की फ़्लाइट और फिर 3.25 घंटे का नेक्स्ट फ्लाइट के लिए वेट था, यानी टोटल 16 आवर्स। इसके बाद असल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जिसकी वजह से आज मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। जब कनेक्टिंग फ्लाइट की चेक इन का टाइम हुआ और वो काउंटर पर गई, जो लोग हवाई सफ़र करते रहते हैं उनको अच्छी तरह मालूम होगा कि जहाज़ पर सवार होने से पहले गेट पर एक बार फिर से आपके बोर्डिंग पासेस चेक किए जाते हैं, आपके पासपोर्ट्स चेक किए जाते हैं। जब मेरी रिलेटिव गेट पर पहुंची तो उनको बताया गया कि आपके बोर्डिंग पास में प्रॉब्लम है, आप ट्रैवल नहीं कर सकते। मेरी रिलेटिव ने उनको टिकट दिखाया और कहा मेरे पास ये टिकट है जो कि कंफर्म्ड टिकट है और मैंने आने से पहले अपने ट्रैवल एजेंट से चेक करवाया था। टिकट बिल्कुल ओके था, फ्लाइट टाइम पर थी और सब कुछ फ्लाइट स्टेटस ओके था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर बोर्डिंग पास में कोई प्रॉब्लम है तो आपकी एयरलाइन का टिकट है, आपके स्टाफ ने बोर्डिंग पास दिया है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको ठीक करें और मुझे फ्लाइट में जाने की इजाज़त दें। मगर उन्हें बताया गया कि आप साथ वाले काउंटर पर जाएं और उनको बताएं, वो आपका मसला हल करेंगे। जब मेरी रिलेटिव उस काउंटर पर पहुंची तो उन्हें बताया गया कि ये काउंटर नहीं, एक और काउंटर है जो यहाँ से 5 मिनट की मसाफत पर है, वहां पर जाएं और वो आपका मामला देखेंगे और वो हल करेंगे। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जब वो घूम घुमा कर तीसरे काउंटर पर पहुंची तो उनको बताया गया कि आपके दोनों बोर्डिंग पासेस इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए इशूड है, इस्तांबुल एयरपोर्ट के लिए सॉरी इशूड है। इस्तांबुल से मैनचेस्टर एयरपोर्ट का बोर्डिंग पास आपके पास है ही नहीं। सो बेसिकली हुआ यूं कि जो तुर्किश एयरलाइन का स्टाफ जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बैठा हुआ था,
उस खबीस के बच्चे ने, उस हराम खोर ने, बजाय इस्लामाबाद से इस्तांबुल और इस्तांबुल से मैनचेस्टर का बोर्डिंग पास इशू करने के, उस हराम खोर ने दोनों बोर्डिंग पासेस इस्लामाबाद से इस्तांबुल एयरपोर्ट के इशू कर दिए। ये प्योरली एयरलाइन का या एयरलाइन स्टाफ का फॉल्ट था। होना तो ये चाहिए था कि एयरलाइन मेरी रिलेटिव से माजरत करते और उनको इस्तांबुल एयरपोर्ट पर नया बोर्डिंग पास इशू करते, मगर उन हराम खोरों ने एक अकेली औरत को इतने बड़े इस्तांबुल एयरपोर्ट पर खवार करके रख दिया। वो एक काउंटर से दूसरे काउंटर और वहां से तीसरे काउंटर पर घूमती रहीं, लेकिन किसी हरामखोर तुर्कश एयरपोर्ट या एयरलाइन स्टाफ ने उसकी मदद नहीं की। इस सारी तगो-दो में फ्लाइट का टाइम हो गया और फ्लाइट टेक ऑफ कर गई। मेरी रिलेटिव को ज्यादा इंग्लिश नहीं आती थी और जो आती थी वो उन हराम खोरों को समझ नहीं आती थी जो एयरपोर्ट पर बैठे हुए थे। बकौल उनके उन्होंने सैकड़ों स्टाफ को रोका और मदद की दरख्वास्त की, लेकिन बहुत सारों ने दूर से ही बाय बाय का जेस्चर कर दिया और दूसरी तरफ निकल गए और जो गलती से रुक भी गए उन्होंने कोई हेल्प नहीं की। वो अगले 2 घंटों तक एयरपोर्ट पर खड़ी हर आने जाने वाले को रोक कर पूछती रही कि एयरलाइन का ऑफिस किस तरफ है, खुदा के लिए मेरी मदद कर दो। लेकिन किसी खबीस के बच्चे ने एक्सक्यूज में रुक कर ये नहीं किया कि अकेली औरत फंसी हुई है, इसको साथ रख कर एयरलाइन के ऑफिस ले जाए, इसका टिकट सॉर्ट आउट करवा दे या एटलीस्ट इसको एयरलाइन के ऑफिस तक ही छोड़ जाए। ये तुर्कश हरामखोर एक्सक्यूज मी, जिनको हम पाकिस्तानी अपना भाई और तुर्की को अपना दूसरा घर समझते हैं, ये सारे इतने खबीस और हरामखोर हैं, इसका अंदाजा मुझे इससे पहले नहीं था। वो बेचारी अकेली औरत थी, उसकी फ्लाइट मिस हो गई थी, वो परेशान थी, नर्वस भी थी और कंफ्यूज्ड भी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाए, किसको मदद के लिए कहे। कहीं घूमते घुमाते उसको वाईफाई का साइन मिला, उसने जैसे कैसे करके 1 घंटे का इंटरनेट पैकेज करवाया और मुझे कॉल कर दी। बाय द वे वो इससे पहले भी मुझे अपने मोबाइल से डायरेक्ट कॉल्स कर रही थी। चूंकि मैं बाय प्रोफेशन ट्रैवल एजेंट हूँ और उनका टिकट मैंने ही किया हुआ था, इसलिए मुझसे जहां तक हो सकता था उनकी मदद कर रहा था और साथ एयरलाइन से भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। मैंने बहुत बार उनको कहा कि एयरलाइन के ऑफिस जाओ, उनको सारी स्टोरी बताओ, वो आपको सॉर्ट आउट कर देंगे, लेकिन वो इतनी परेशान थी कि उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि एयरलाइन का ऑफिस किधर है और वो कहाँ जाए। थोड़ी देर उनसे बात होती रही। मैंने उनको बताया अगर आपको स्टाफ की तरफ से हेल्प नहीं मिल रही तो किसी भी बंदे को, किसी भी मुसाफिर को रोको और मेरी फोन पर बात करवा दो। कोई भी बंदा, बेशक पाकिस्तानी हो या कोई भी हो, मेरी बात करवा दो। इसी असना में उनकी इंटरनेशनल रूमिंग की लिमिट खत्म हो गई, क्योंकि किसी दूसरे मुल्क से आप एक लिमिट तक ही डायरेक्ट मोबाइल से कॉल्स कर सकते हैं या सुन सकते हैं। जब आपका बिल एक खास लिमिट तक पहुंच जाता है तो कंपनीज आपकी सर्विस ब्लॉक कर देती हैं। आप ना कॉल्स कर सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। ये कॉल जब बंद हुई उसके बाद मेरा राब्ता उनसे खत्म हो गया। मैं भी और उनकी फैमिली भी बहुत वरीड थे। खैर, उन्होंने किसी न किसी तरह व्हाट्सएप का पैकेज करवाया और एक बार फिर से राब्ता बहाल हो गया। लेकिन परेशानी वाली बात ये थी कि ये पैकेज सिर्फ 1 घंटे का था और फिर से वो ये पैकेज नहीं करवा सकती थी। क्या आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी बड़ी बद इंतजामी है इस एयरपोर्ट पर। नाज़रीन, दुनिया में सिर्फ 2 बड़े हब हैं जहां से फ्लाइट्स दुनिया के तकरीबन हर कोने में जाती हैं, तकरीबन हर मुल्क में जाती हैं। पहले नंबर पर दुबई एयरपोर्ट है, दूसरे नंबर पर इस्तांबुल एयरपोर्ट है। इन 2 एयरपोर्ट से दुनिया के हर कोने खुदरे, हर छोटे से बड़े मुल्क में फ्लाइट जाती है।
इतने बड़े एयरपोर्ट का ये हाल है कि इस पर फ्री वाईफाई है, और अगर पैसे देकर इंटरनेट खरीदते भी हैं तो वो सिर्फ 1 घंटे का होता है। दूसरे घंटे के लिए आप पैसे देकर भी इंटरनेट नहीं खरीद सकते। और इस एयरपोर्ट पर चोर बाजारी की ये सिचुएशन है कि आप एक पानी की बोतल, एक चीज एंड ऑनियन सैंडविच ले लें तो आपसे 15 पाउंड या 500-600 लीरा ले लिया जाता है। इतने बड़े एयरपोर्ट पर अगर कोई फंस जाए तो ना स्टाफ उसकी हेल्प करता है, ना ही वाईफाई अवेलेबल होता है। नाज़रीन, मैं कुछ दिन पहले तुर्की हॉलीडेज के लिए गया हुआ था। यकीन माने इस कौम का एंड बहुत करीब है। करप्शन और हराम खोरी का ये आलम है कि जब भी हम किसी टेक वे या रेस्टोरेंट में गए तो उन्होंने वो मेन्यू जिस पर प्राइसेस लीरा में यानी उनकी लोकल करेंसीज में लिखी हुई थी वो छुपा दिया, और एक फर्जी मेन्यू जिस पर प्राइसेस यूरो में लिखी होती हैं हमारी तरफ बढ़ा दिए, और ये प्राइसेस लीरा वाले मेन्यू से डबल होती हैं। एक दो बार मुझे कहना पड़ा कि लीरा वाला मेन्यू यानी अपनी लोकल करेंसी वाला मेन्यू मुझे दो, जिस पर उनके काफी मतलब मुंह भी बन गए। इस मुल्क में करप्शन और बेईमानी का ये आलम है। खैर, मैं आपको वापस असल स्टोरी की तरफ वापस ले चलता हूँ। मेरी रिलेटिव का इंटरनेट पैकेज भी 1 घंटा चला और फिर उनसे राब्ता व्हाट्सएप पर भी उनसे राब्ता हमारा खत्म हो गया। इस दौरान तुर्की में 3 बज चुके थे और यूके में शाम के तकरीबन 5 बज चुके थे, यानी तकरीबन 4 घंटे और गुजर चुके थे। यानी 16 और 4 टोटल 20 घंटे उनको घर से निकले हुए हो चुके थे। जब मेरी आखिरी बात उनसे हुई तो वो रो रही थी और कह रही थी कि चल चल कर मेरे पाँव में छाले पड़ गए हैं और अब उनसे मजीद चला नहीं जा रहा। उसके बाद उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया। अब सिचुएशन ये थी कि हम उनको कॉल्स कर रहे थे, लेकिन रोमिंग चार्जेस ज़्यादा होने की वजह से उनको कॉल्स जा नहीं रही थी। वो ब्लड प्रेशर की मरीज़ा हैं, वो शुगर की मरीज़ा हैं। अब हमें फ़िक्र लाक हो गई कि कहीं उनको कोई और प्रॉब्लम ना हो गई हो। मैंने हर तरह का अपना सोर्स लड़ा लिया, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ हैं और किस हाल में है। यहाँ तक कि मेरे 2 जानने वाले टैक्सी ड्राइवर्स थे टर्की में। मैंने उनको भी कांटेक्ट किया और रिक्वेस्ट की कि एयरपोर्ट पर कॉल करके अगर वो कोई मालूमात ले सकें और मेरी मदद कर सकें तो उनकी मेहरबानी होगी। उन्होंने भी अपनी हद तक जो उनसे हो सकता था वो किया, लेकिन फिर भी कोई राब्ता ना हो सका। मैं थक हार कर बैठ गया कि अब क्या करूं। खैर, मैंने अर्ली मॉर्निंग का अपने लिए टिकट बुक किया कि मैं सुबह-सुबह खुद टर्की चला जाऊंगा और उनको साथ वापस ले आऊंगा। और थक हार कर रात के 11 बजे तकरीबन मैं सोने के लिए अपने बेड में चला गया। मतलब तुर्की में उस वक्त रात के 1 बज चुके थे, यानी उनको एयरपोर्ट पर ख्वार होते हुए अब तकरीबन 15 घंटे हो चुके। याद रखिएगा, खाली एयरपोर्ट पर ख्वार होते हुए, और टोटल घर से निकले हुए 26 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। और इन 15 घंटों में जो उन्होंने एयरपोर्ट पे गुजारे, इस दौरान किसी हराम खोर इस्तांबुल एयरपोर्ट के स्टाफ ने उनकी इतनी भी हेल्प नहीं की कि वो उनको पकड़कर एयरलाइन के ऑफिस ही ले जाए। रात के 12 बजे जब मैं सोया हुआ था, उनके व्हाट्सएप से मुझे कॉल आई। मैं एकदम से हड़बड़ा कर उठा। जब फोन पर उनका नाम देखा तो यकीन माने उन चंद लम्हात में मेरे जहन में हजारों ख्याल आए और हजारों गए। मैंने हिम्मत करके सलाम किया तो दूसरी तरफ से कोई जयप्रकाश सा बात कर रहे थे। मैंने खुद को संभाला और पूछा, आपके पास ये फोन कैसे आया? तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि मैं आपकी रिलेटिव के पास हूँ इस वक्त। मैंने इनका बोर्डिंग पास जो है वो करवा दिया है। ये सुबह से भूखी प्यासी परेशानी के आलम में इधर उधर घूम रही थी। मैंने इनको बिजनेस लॉन्ज में पहुंचा दिया है, क्योंकि मेरी रिलेटिव का टिकट बिजनेस क्लास का था। क्योंकि इनका टिकट बिजनेस क्लास का था, अब ये यहाँ पर जो दिल करे फ्री में खा पी सकती हैं और अगर सोना चाहें तो सो भी सकती हैं। जयप्रकाश ने कहा, मैंने इनका मोबाइल बिजनेस लॉन्च के फ्री वाईफाई से कनेक्ट कर दिया है।
और लॉन्च के स्टाफ को बता दिया है कि इनको गेट तक व्हील चेयर पर लेकर जाएं, क्योंकि इनके पाँव में छाले पड़ने की वजह से ये अब वो ज्यादा चल नहीं सकती हैं। ये सुनकर मेरी जान में जान आई। मैंने इतना भी शुक्रिया अदा करूं जय प्रकाश साहब का इतना ही कम होगा। आप बताइए मेरे लिए ज्यादा बेहतर कौन हुआ? वो हरामखोर टर्कश मुसलमान जो एयरपोर्ट पर पैसेंजर की सर्विस, उनकी हेल्प के लिए खड़ा होता है, या इंडिया का वो हिंदू भाई जिनके बारे में हमेशा बताया जाता है कि ये मुस्लिम्स के दुश्मन है। जयप्रकाश साहब, हैट्स ऑफ टू यू सर, हैट्स ऑफ टू यू सर। मैं आपके एहसान का बदला इंशाल्लाह किसी और शख्स की इसी तरह मदद करके जरूर उतारूंगा। आप मेरी ये वीडियो देखें या किसी तरह ये वीडियो आप तक पहुंच जाए तो कमेंट्स में अपना फोन नंबर जरूर छोड़ें, ताकि मैं आपको पर्सनली कॉल करके आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। ये सारी डिटेल्स बताने के बाद जयप्रकाश साहब ने फोन मेरी रिलेटिव के हवाले किया और मुझे ताकीद की कि इनको सुबह फ्लाइट के टाइम पर जरूर जगा दें, क्योंकि ये बहुत थकी हुई हैं और हो सकता है इनकी आंख ना खुले। जब मेरी रिलेटिव से बात हुई तो उन्होंने सारी आप बीती सुनाई कि क्या हुआ और कैसे उन्होंने पिछले 15 घंटे एयरपोर्ट पर खवारी से गुजारे। उन्होंने बताया कि जब उनका राब्ता हमसे कटा तो फिर उन्होंने एक पाकिस्तानी लेडी से जो इस्तांबुल एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट का बेसिकली वेट कर रही थी, वो उस लेडी से रिक्वेस्ट की कि वो मेरी हेल्प करे। उनके बकौल उस लेडी ने अगले 3 घंटे सर तोड़ कोशिश की कि एक काउंटर से दूसरे काउंटर, फिर दूसरे काउंटर से तीसरे काउंटर और फिर तीसरे काउंटर से चौथे काउंटर पर मुझे अपने साथ लेकर गई। जब किसी ने कोई हेल्प नहीं की, फिर वो लेडी वहां के स्टाफ पर चीखी कि आपने क्या मजाक बना रखा हुआ है? क्या आप इंसान हो या जानवर हो? ये आपका फॉल्ट है। आपको बगैर किसी चूं चुरा के इस मसले को हल करना चाहिए था। खैर, वहां काउंटर्स पर मौजूद बहुत सारे बेगैरतों में से किसी एक को गैरत आ गई। वो उनको 5वें काउंटर पर ले गया और 2 मिनट के अंदर नया टिकट इशू करवा के दे दिया। यानी आप अंदाजा करें कि सिर्फ 2 मिनट के काम के लिए इन हराम खोरों ने एक अकेली औरत को, जो ब्लड प्रेशर की मरीजा है, जो शुगर की मरीजा है, उसको 15 घंटे तक एयरपोर्ट पर जलील व ख्वार किया। मैं इस बहन का, जिन्होंने बगैर जान पहचान के सिर्फ इंसानियत के नाते से मेरी रिलेटिव की इतनी मदद की, उनका बहुत बहुत मशकूर हूं। और आपकी वजह से और आप जैसे जयप्रकाश जैसे लोगों की वजह से इस दुनिया का निज़ाम चल रहा है। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द तुर्की के प्रेसिडेंट साहब को, तैयब उर्दगान साहब को, इस बारे में एक लेटर लिखूंगा और बताऊंगा कि ये होता है आपके मुल्क के एयरपोर्ट्स पर। ये लेटर उनको मिलता है या नहीं मिलता, इस पर वो कोई एक्शन लेते हैं या नहीं लेते, ये बात की बात है। लेकिन मैं इस हुई बेइज्जती और बेहुदगी के बारे में इंशाल्लाह तैयब उर्दगान साहब को लेटर जरूर लिखूंगा।